गुड मॉर्निंग। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हमने कुछ पढ़ा था इसमें कि व्हाई दिस इंडियस एंड व्हाट्स द कवरेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर हो रही हैं। मैंने आपको लूप होल्स भी बताए थे और उसके बाद अपन ने एक ओवरव्यू ले लिया था चैप्टर का कि अपने को 3 इंडेस पढ़ने हैं। 3 इंडेस में पहला वाला कौन सा है? इंडेस 32। अरे यस और नो ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़े। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक लिख गया था। ओके चलिए अब आते हैं, हेडिंग डालिए इंडेस 32 हैशटैग नंबर 3। हैशटैग नंबर 3 इट विल बी इंड AS 32 और इसमें क्या पढ़ना है? पहले डेफिनेशन। चलिए लिखना है, पेन भी निकालना होता है ना? पेंसिल से नहीं लिखना है। ये डायरी कहाँ से उठा है? क्लाइंट की प्लेस से। अरे आर्टिकल शिप को भी मजाक बना के रखा है लोगों ने। चलिए डेफिनेशन क्या लिखनी है? सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 2 मीनिंग निकल रहे हैं। पहली बात, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कहीं ना कहीं क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, क्या समझते हो? कुछ ऐसा समझते हो? तुम तो रहने ही दो, चलो बोल लो। इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में कोई फाइनेंस की बात ऐसी कुछ हो रही है, ऐसा अगर लेमेन लैंग्वेज में बोलूं मैं, तो यहां पे अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट? आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट। इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटलिंग इन फाइनेंशियल टर्म्स। फाइनेंशियल टर्म मतलब कैश। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कैश में सेटल हो रहा है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एक लेमन लैंग्वेज में, एक जनरल मीनिंग में अगर हम किसी चीज को समझें तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनेंस के टर्म में, फाइनेंस के टर्म्स मतलब कैश या बैंक में सेटल होने वाला है, अभी नहीं हो रहा, होगा, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, दैट इज नथिंग बट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आए। गुड मॉर्निंग पीयूष, ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, है ना? चलो तो अपन लिख लेते हैं, बोले एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी settled in cash. Good morning Shabnam ji. Any contract that can be settled in cash is nothing but फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी अपन इस डेफिनेशन की ना बिल्कुल बारीकी पे जाएंगे धीरे धीरे। आपका दिमाग बिल्कुल फोकस होना चाहिए स्क्रीन पे, और पेन के साथ आप नोट डाउन जरूर करते चलना। मेरा ये मानना है अगर आप नोट डाउन कर लोगे ना, उससे बेटर ये हो जाएगा कि आपको ना अलग से डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, और अलग से डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है तो ये याद रखना कि आप आगे जाके जब क्वेश्चंस करोगे, कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये बताओ पहले फाइनेंशियल एसेट है या लाइबिलिटी या इक्विटी?
सर इक्विटी और लायबिलिटी, अरे शेयर होल्डर फंड अलग होता है, लायबिलिटी अलग होती है। यस और नो, ये तो समझते हो ना। चलो अपन देखते हैं अब इसमें कि सर ये जो शब्द है ना कॉन्ट्रैक्ट और ये सेटल्ड इन कैश, ये कहां से आए? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आए। ये बात समझ में आई? कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का हो सकता है सर, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आज के लिए हो, प्रेजेंट, या फिर फ्यूचर। सर पास्ट के लिए भी हो सकता है, तमाचा पड़ जाएगा अगर पास्ट के लिए। कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट या तो आज के लिए होगा या फ्यूचर के लिए होगा। यस और नो? हेलो यार, ये एक मिनट, स्क्रीन में ऐसा क्यों आ रहा है? एक सेकेंड ना बेटा। हाँ अब ठीक है। आई होप अब विजिबल है आप लोगों को प्रॉपर ये। हाँ, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश। और कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको क्या बोला, कितने टाइप का होगा? ऑनलाइन में मुझे जवाब चाहिए बेटा। सर दो टाइप का होगा, या तो प्रेजेंट की बात कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश, दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश मतलब आगे जाके या आप कैश में सेटल होगा। इसका मतलब या तो आज होगा या इन फ्यूचर। तो मैं आपको बताऊं, या तो ये होगा क्या, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर फ्यूचर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। बोलो ना चार्टर्ड्स, ऑल दी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और मैं आज का और कल का जो वीडियो है ये दोनों मर्ज करके एक यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है? वैसे तो मैंने मोबाइल ऐप पे डाल ही दिया था। सर ये प्रेजेंट हुआ या ये फ्यूचर हुआ? कभी काय की बात कर रहे हैं अपन? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की। सर ये अगर प्रेजेंट हुआ तो ये होगा नॉन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव समझते हो? स्पेकुलेशन। तो आज ही सेटल हो रहा है तो फिर तो आपको सारी चीजें क्लियर है, फिर तो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर अगर ये फ्यूचर में हुआ तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अरे मैं आपको बहुत सिंपल चीजों में चल रहा हूं। मैं बिल्कुल, मैं मानता हूं आप लोगों को डेरिवेटिव बहुत अच्छा चैप्टर है आपका एसएफएम में, और उसको ध्यान में रखते हुए मैं जो टर्म्स यूज करूंगा बहुत सिंपल स्वीट क्रिस्प तरीके से यूज करूंगा ताकि आपको समझ में आए, और उसके बाद लिखना क्या है वो भी समझ में आए, ठीक है? टेंशन मत लो इस चीज की। देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब उसमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सर गेन होगा या लॉस होगा, ये तो फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आंसर इज यस। सर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अपन बोलेंगे डेरिवेटिव। यस और नो? ये बात समझ में आई? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? चलो आगे। पहले ये चार्ट तुम लोग बना लोगे ना, साथ में बना ही रहे हो ना? यार ये स्क्रीन में ये ब्लर क्यों हो रहा है? चल ओके। नाउ सेटल्ड इन कैश की बात करूं मैं, अगर सेटल्ड इन कैश, या तो कैश रिसीव होगी या पे करनी है। अरे कैश सेटलमेंट होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या तो आपको कैश रिसीव हो रही होगी या आपको पे करना है। अरे यस और नो? सर ऐसा? हाँ, तो इसको भी अपन दो पार्ट्स में बांट लें। सर रिसीव हो रही है तो क्या होगा? सर रिसीव, ईदर टू रिसीव कैश
दूसरा काम, अच्छा दूसरा ढांचा बनाया ही नहीं अपन ने, वेरी गुड। और पे कैश, या तो रिसीव होगी कैश या पे होगी कैश। अब ध्यान से समझना, अगर आपको कैश रिसीव हो रही है, सर अभी बहुत ध्यान से, ये बहुत टेक्निकल डिस्कशन है, इसके बेस पे पूरा लेक्चर डिपेंडेंट है आज का, ध्यान समझना। एनी कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी पास्ट, सॉरी इट मे बी प्रेजेंट और फ्यूचर, that can be settled in cash. Settled in cash means either we will be receiving the cash or paying the cash, making the payment, yes or no। तो सर अगर कैश रिसीव हुई तो ये हमारे लिए हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट। किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में कैश मिलने वाली है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो कैश मिलने वाली, उस कैश को हम बोलेंगे क्या, फाइनेंशियल एसेट। 1 साल बाद मिलेगी, मेरी बुक्स में वो फाइनेंशियल एसेट आ जाएगा आज ही। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया ना, सामने वाला डेफर नहीं कर सकता। अरे यस और नो, नहीं समझे? सामने वाला डेफर कर सकता है क्या? सर जैसे ही आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भले 6 महीने बाद मिलना है, 6 महीने बाद मिलना है, बुक्स में तो आज ही आ जाएगा ना। अरे यस और नो, ये समझा तुमको? पक्का? ओके। तो बहुत इजी ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा ये चैलेंज है, आपने इस तरीके से तो नहीं पढ़ा होगा ये, अगर पढ़ा भी है पहले तो तूने तो पढ़ा ही नहीं इससे पहले। तेरा अटेम्प्ट मई 26 में भाई। हाँ इसमें अमेंडमेंट, इसमें क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं बस। सर ये पे कैश क्या है? कैश का पे कर रहे हो, कैश का पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो कैश का, तो या तो आप करोगे फिक्स्ड अमाउंट में, या फिर नेट एसेट में। सर इधर यू विल बी पेइंग द कैश इन दी फिक्स्ड अमाउंट और नेट एसेट। सर कैसे, समझ नहीं आया, चलो मैं बताता हूं। इफ कॉन्ट्रैक्ट सेज आई विल I will give you, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है? I will give you 10,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, या इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10,000। ये क्या बात है यार, सेम ही तो बात है, ध्यान से देखो। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है? क्या ये सेम बात है? पहले तो ये बताओ। कॉन्ट्रैक्ट सेज आई विल गिव यू 10,000 इक्विटी शेयर्स, या फिर दूसरा ऑप्शन आई विल गिव यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10,000। अब यहां पे क्या इक्विटी शेयर्स फिक्स हैं? सेकंड वाले की बात कर रहा हूं। सर वो फिक्स नहीं है, बट वो 10,000 तक के जितने भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब सर वो डिपेंड, आज अपन डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि कितने इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं। इट विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस। वेरी गुड शाइनी। तो इट विल चेंज, मींस इट विल बी वेरिएबल। तो अभी ध्यान से समझना कि अगर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और अपने को पता चल गया कि इतने फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं मतलब आज ही अपने को पता है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, इसको अपन बोल देंगे इक्विटी। सर इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, लेकिन काय में मिलेंगे? फिक्स नहीं है, 10,000 रुपए तक के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। हाँ,
तो मुझे एक बात बताओ, ये फिक्स्ड अमाउंट है तो ये क्या हो जाएगा? ये फिक्स्ड अमाउंट में अगर अपने को पे करना है तो क्या होगा? वो फिक्स्ड अमाउंट में पे करना है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या इक्विटी? वेरी गुड, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? और ये सर ये इक्विटी हो जाएगी। सर ये नेट एसेट क्यों लिखा है? आप ध्यान से देखो, ऑल असेट्स लेस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी, हमने कंसोलिडेशन में भी पढ़ा था। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? अब बताओ, ये चार्ट है, मैं इसको कितना भी आपको एक्सप्लेन कर लूं लेकिन आपको ये दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये इंड एस के हिसाब से डेफिनेशन नहीं है, ये तो मैंने बहुत सुलझी हुई डेफिनेशन लिखा दी अभी आपको। अब मैं इसके बाद इंड एस की वाली डेफिनेशन लिखाऊंगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो आपका चार्ट तैयार हो गया। तो तुम चार्ट प्रिंटेड नहीं दोगे? नहीं, तुमसे ही मेहनत कराऊंगा भाई, एग्जाम तुम्हें देनी है मुझे। लिख लो, लिख के तैयार हो जाए तो मेरे को बताना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख गया सारिका? ओके। शबनम जी, शाहरुख, सुमित, पीयूष, ओके। जूम आउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लिखना, ये तो हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के समझने के लिए। अब आते हैं मीनिंग। ऑफ एफ आई, हेडिंग डाल लो, मीनिंग ऑफ एफ आई। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिखो। FI is a FI is a contract that gives। अच्छा एक चीज और समझना, रुकना, यहां तक लिख लिया? इसको एक बात और समझना, ये डेफिनेशन देख के आपको क्या दिख रहा है सर? एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश, कॉन्ट्रैक्ट में बी प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड सेटल्ड इन कैश मतलब या तो आपको रिसीव हो रही होगी, और अगर आपको कुछ कैश रिसीव हो रही होगी इसका मतलब सामने वाला पे कर रहा होगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि आपके लिए जो फाइनेंशियल असेट है सामने वाले के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी हो सकती है? अरे यस और नो? हाँ, बट मैं आपको एक और बात बोलूं, एक और बात बोलूं, दोनों हो सकती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी एज वेल एज इक्विटी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ पार्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी का है, कुछ पार्ट इक्विटी का है, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन फ्यूचर अपन पढ़ेंगे। मैंने आपको याद है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ बोला था शेयर बेस्ड पेमेंट के टाइम पे, और उसके बाद वेरिएबल हो जाएगा। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसका उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो मतलब एक बात हो गई, मान लो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो सामने वाले के लिए फाइनेंशियल एसेट है, आपके लिए इक्विटी है तो सामने वाले के लिए फाइनेंशियल एसेट है, आपके लिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो सामने वाले के लिए क्या है? फाइनेंशियल एसेट। और अगर आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है तो सामने वाले के लिए सर फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकती है, इक्विटी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्यूचर का है तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, और प्रेजेंट का है तो नॉन डेरिवेटिव होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? यहां तक कोई समस्या?
चलो अब थोड़ा सा डेफिनेशन ना आपको और आसान लगेगी, मैंने ये लिखाने से पहले इसलिए थोड़ा सा इसको और एग्जैजरेट कर दिया। अभी ये चीज समझ में आई? तो देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल asset to one party and financial liability or equity to another party। ये इंड AS की डेफिनेशन है। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी टू अनदर पार्टी। आई बात समझ में? नोट, नोट में लिखना एनी asset or liability which is non-contractual is not covered in this standard। ऐसा कोई असेट या लायबिलिटी विच इज नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल इज नॉट कवर्ड इन दिस स्टैंडर्ड। सर ऐसे कौन से होते हैं? सोच के देखो, कल हमने स्कोप पढ़ा था, बताओ कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल। नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल कौन कौन से हो सकते हैं सर? एक तो, अरे ये बैलेंस शीट देख लोगे तो ही समझ में आ जाएगा यार। देखो, सर पीपी, इंटेंजिबल, इन्वेंट्री, ईटीसी। इनकम टैक्स की लायबिलिटी क्या कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है? इंड AS 12 के हिसाब से मुझे बताओ। नहीं है। इनकम टैक्स लायबिलिटी लीजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट। आ रही बात समझ में? सर इन सब पे मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा? हाँ नहीं लगेगा। क्यों सर? ये नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है। सर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है इसका मतलब इस पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगेगा। हाँ अच्छा, तभी कोर डेफिनेशन पे ही ऐसा लिखा। कोर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एनी कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी सेटल्ड इन कैश। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट होनी चाहिए, और जहां जहां कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट नहीं है वो इस इंड AS के बाहर हो गया। अब इंड AS के बाहर कैसे हो गया? पीपी, ITA, इन्वेंट्री, ITA मतलब इंटेंजिबल एसेट, इनकम टैक्स लायबिलिटी, लीजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट। सर लीजेस क्यों बाहर हो गया? लीज में भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है। हाँ होती है, बट बेटा इसका ना इंड AS 116 दिया हुआ है ना। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट में भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल बात होती है। हाँ होती है, लेकिन ये 19 है। सर इनकम टैक्स लायबिलिटी भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी होती है। कब से होने लगी वो इनकम टैक्स लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी? वो तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, कंपनी कैन नॉट डेफर इट। अरे यस और नो? अरे इंड AS 12 अभी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मालूम है ना कि यार टैक्स लायबिलिटी आएगी। क्या आप उसको डेफर कर सकते हो? आंसर इज नो। यू हैव टू मेक द पेमेंट, इट्स एन ऑब्लिगेशन। ये बात समझ में आई? लिख लिया इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर दो तीन चीजें दिख गई अब आपके। एक तो ये फाइनेंशियल एसेट, एक ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, और एक ये इक्विटी। हाँ तो अब इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहां तक में कोई समस्या तो नहीं है बच्चों? कुछ भी हो तो पूछ लो, बेझिझक पूछ लो,
हम सबको पास होना है और बिल्कुल भी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है जब तक कि हम इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। आप मुझे बिल्कुल क्लियरली बता देना जब भी आपको कोई दिक्कत आए। आई होप यहाँ तक में कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं चल रहा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली डेफिनेशन को लिखते हैं। मीनिंग ऑफ हेडिंग डाल दो। पक्का इक्विटी। चलिए यहां तक आ गए। चल, तो व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल असेट्स? फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी के अलावा इक्विटी, ये तीन ऐसा कुछ। स्टैंडर्ड बोलता है, पहले अपन लिख लेते हैं फिर समझेंगे। स्टैंडर्ड क्या बोलता है सर? स्टैंडर्ड बोलता है सर कैश इक्विटी इंस्ट्रूमेंट of another entity any contract to receive cash or equity instrument of another entity। लिख लो। चल, और एक चौथा कॉन्ट्रैक्चुअल right to recover financial asset। सर ये चार चीजें क्या हैं? ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर का मतलब क्या हुआ? या तो कैश है या आपको क्या मिल रहा है? कैश। कैश के बदले में या तो क्या मिल रहा है आपको? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। याद करो वो बैलेंस शीट। पहले अच्छा इसको लिख लिया, फिर मेरे को बताओ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और बेटर तरीके से। ध्यान समझना। हेलो, क्या हो रहा है यहां पे? सर फाइनेंशियल एसेट क्या है? या तो कैश या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी क्या मिला? अपने को मिला, तो अपने लिए क्या हो गया? फाइनेंशियल एसेट। सर फाइनेंशियल एसेट याद करो, इन्वेस्टमेंट इन संस्कार लिमिटेड। I have invested my money in Sanskar Limited. I am Harshit Limited. Harshit Limited has invested some money in Sanskar Limited. Can I say Sanskar Limited के कुछ shares Harshit Limited के हो गए, है ना? तो it is an investment, है ना? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट 20% से भी कम तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लग जाएगा, और 20% से ज्यादा और 50% तक तो एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएट हो गया तो इंड AS 28 लग जाएगा, और 50 से भी ऊपर पहुंच गया तो सब्सिडरी इंड AS 110। याद करो, मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन में ही पढ़ा दिया था जब आपको इनिशियल रिकॉग्निशन पढ़ाया था। आप लोगों को याद है?
जिन लोगों ने मेरे से बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कंसोलिडेशन पढ़ा था, अपन ने वहां पर पढ़ा था, एक ऐसा कुछ चार्ट बनाया था कि इतना 20% तक कंट्रोल है तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा, और फिर यहां से इधर गए तो यहां पे बीच में क्या हो जाएगा, एसोसिएट, यहां पे 28 लगेगा, तो ये जो 20% तक का इन्वेस्टमेंट है वो। अब मुझे क्या मिल रहा है, मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे उसके बदले में क्या मिल रहा है, सामने वाले से शेयर्स मिल रहे हैं, सामने वाली कंपनी के क्या मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, उसके लिए इक्विटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी, बट मेरे लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल एसेट। मुझे बताओ, मेरे पास शेयर्स आए तो मेरी शेयर कैपिटल बढ़ी, मैं वही पूछ रहा हूं, मेरे पास क्या बढ़ा, ध्यान से सुनना, ये मेरे को आंसर सबसे चाहिए। सर आपको सामने वाली कंपनी ने शेयर्स दिए तो क्या मेरी शेयर कैपिटल बढ़ी, सर शेयर कैपिटल नहीं बढ़ी आपकी, सर इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कहां आते हैं, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 फाइनेंशियल एसेट के अंदर। ओके, तभी बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस में फाइनेंशियल एसेट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट दिख रहा था। हाँ, ये बात समझ में आती है आप सबको, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का पक्का। अच्छा, यहां मैं आपको बोल दूं, कुछ फाइन पॉइंट्स लिखा दो, ये तो आप लोगों ने लिख लिया ना, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल अपन समझ लें। जैसे कि अगर मैं बोलूं कैश, तो इट्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स बैंक, मतलब कैश की बात मैं करूं, इंक्लूड्स बैंक, यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, बस मैं आपको बता रहा हूं, आगे लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। कैश का मतलब इंक्लूड्स बैंक ट्रांजैक्शन ऑल्सो। सर इन्वेस्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, इन्वेस्टमेंट इन संस्कार लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन अडानी एंटरप्राइजेस, yes or no, what is this, this is nothing but your financial asset, बट उसके लिए आपको भी एंटिटी होना जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप कोई इंडिविजुअल पर्सन हो तो आपका फाइनेंशियल एसेट हो गया, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि इंडिया किस पे लग रहा है, कॉर्पोरेट एंटिटी पे लग रहा है, जिसकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एनी कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पॉइंट, एनी कॉन्ट्रैक्ट to receive cash or equity instrument of another entity। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे बाद में पता क्या है, मैंने मान लो, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आप सोच के देखो, आपने इन्वेस्टमेंट किए सामने वाले के डिबेंचर्स पर, आपने इन्वेस्टमेंट किए बॉन्ड पर, तो जब वो रिडीम होंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इसको इक्विटी में कन्वर्ट कराने का, और अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन है तो फिर आपको ये मालूम है कि फिर आपके पास ऑप्शन है, सामने वाले की तो लायबिलिटी है, वो डेफर नहीं कर सकता, लेकिन आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है, कन्वर्जन लेना है, या तो आप रिडम्पशन के टाइम पे अमाउंट ले लो या फिर शेयर्स ले लो। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल है, फाइनेंशियल एसेट, हाँ, सामने वाले के लिए तो लायबिलिटी, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ये बात समझ में कितने लोगों को नहीं आई, ये थर्ड वाला पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नहीं आई कि आ गई, ओके, पीयूष, सारिका को समझ में आ गई, शाइनी को आ गई, शाहरुख, सुमित, हर्ष, शबनम जी को भी आ गई, ओके, ये आता है बात समझ में। भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था किसी डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट में, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में, और सामने वाले ने या तो अपने को रिडीम करेगा तो पेमेंट कर देगा, या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे देगा, तो ये भी फाइनेंशियल एसेट हो गया। हाँ, अब ये ध्यान से देखो, ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये यही तो आ रही थी, या तो वो इधर, ये तो वीक था, मैंने कल आपको बताया भी था, ये उतना पावरफुल नहीं था, लोग यहां पे इंटेंशन के बेसिस पे कुछ भी कर लेते थे, तो ये इन्वेस्टमेंट को भी फाइनेंशियल एसेट में ले लिया इनने। ये ट्रेड रिसीवेबल अभी आगे आएगा, कैश एंड बैंक ये भी आ गया फाइनेंशियल एसेट में, अरे यस और नो, नॉन करेंट भी तो आ गया फाइनेंशियल एसेट में, क्यों, क्योंकि सामने वाले के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और इक्विटी, तो ये कवर हुआ कि नहीं,
तो इसको भी वो करो ना मार्क। कवर हुए कि नहीं ये सारी चीजें? अच्छा सर, इसका मतलब ये इतना वाइडर इंडियस है। हाँ, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट इंडियस है। आप सोचो, एक डेफिनेशन सब खत्म, एक डेफिनेशन ही तो है, और उसमें भी क्या लिख दिया? और 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 उनको कुछ और अमेंड करना होगा। और समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अच्छा सर, ये क्या बात हुई? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल एसेट, ये क्या बात है? और एक बात बताओ सर, इसका ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो समझा दिया। सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो उसने कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? कैश। तो अगर मुझे कैश लेना है उससे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेटर। अरे मुझे उससे कैश या कुछ तो मिलेगा ना, कंसिडरेशन। सर, या तो कंसिडरेशन में अगर मैंने कन्वर्जन लिया, तो कन्वर्जन के टाइम पे मुझे क्या मिलेगा? असेट। असेट, फाइनेंशियल असेट, वो काय पे? इक्विटी शेयर के फॉर्म में, या फिर कैश मिलेगी। तो आज ही मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में, अगर मेरी इंटेंशन है कि मैं कन्वर्जन ऑप्शन ना लूं, तो मेरे लिए तो डेटर हो गया ना। डेटर हो गया मतलब ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी आ गया। लो, कहां जा रहे हो बच के? कहीं नहीं जा पाओगे। इसको अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। बस ये मान के चलो, ऐसा कोई राइट जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल एसेट मिल जाएगा। बस अभी इसके लिए मैं ये मान रहा हूं कि बेसिक के लिए इतना काफी है। आगे जब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 32 में, फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी के, उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा और समझेंगे। ये 4th पॉइंट पेंडिंग है मेरी तरफ से। आई होप ये 3 समझ में आ गए। ये तीनों में कोई दिक्कत? चल, तो इन तीनों के लिए अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। नोट, कैश includes bank, number 1. Number 2, नंबर 2 में तो कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 में अपन लिख देते हैं राइट टू रिसीव कैश is debtors trade receivable. Number 3, right to receive equity instrument, investment in debt debentures, वो भी कौन से वाले? कन्वर्टेबल। ठीक है, ये लिख लो। तो फाइनेंशियल एसेट समझ में आया? हेलो, आया कि नहीं? ओके, आते हैं काय पे? फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी, पहला कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। ऑब्लिगेशन है वो भी कौन सी? कॉन्ट्रैक्चुअल। तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा?
पे कैश। कैश पे करना है मतलब फिक्स्ड हो गया ना अमाउंट। हेलो, कैश पे करना है तो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया सर, पहली लाइन। और ऑब्लिगेशन का मतलब और ऑब्लिगेशन का मतलब व्हेन पेमेंट इन कैश कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द एंटिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ, पेमेंट इन कैश कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द एंटिटी। यही बात समझ में, पक्का। चलो इक्विटी की बात करते हैं। सर व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज नथिंग बट रेसिडुअल interest in company's net asset. That is assets after deducting all liabilities. Basically net assets. रेसिडुअल इंटरेस्ट इन कंपनीज नेट एसेट का मतलब क्या हुआ, रेसिडुअल इंटरेस्ट मतलब नेट एसेट निकालने के बाद जो भी बचा वो और कुछ नहीं, इक्विटी है, शेयर होल्डर्स के लिए बची है, इट इज नथिंग बट इक्विटी। ये इतना समझ में आया? हेलो, तो ये हो गई अपनी तीनों डेफिनेशंस। यहां तक कोई दिक्कत समस्या कुछ भी? ये चार्ट आपका रेडी है कि नहीं? अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना कि वो क्या है और क्या हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल एसेट है, लाइबिलिटी है, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक बार आप चार्ट रीड कर लो। एक मिनट, इसमें आपने एक पॉइंट तो लिख लिया ये, और इसकी मीनिंग समझ लिया, एक और लिख लो जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। ये लिख लिया। अगला, कॉन्ट्रैक्ट
obligation to exchange financial asset, financial liability with another entity. Contract to deliver own equity instrument in वेरिएबल नंबर. सर वेरिएबल नंबर मतलब फिक्स्ड अमाउंट नहीं देना है. और यहां भी आ जाएगा और 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 बस. कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल असेट. आपको अपना फाइनेंशियल असेट देना है किसी को, तो ऑब्वियसली आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई. पहला वाला तो समझ गए कि भाई आप कैश अवॉइड नहीं कर सकते, फिक्स है. कैश देना है मतलब फिक्स देना है. दूसरा, आपको अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल असेट किसी को देना है, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है. हर बार एक वर्ड आपको हमेशा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. अगेन एक और चीज, contractual obligation to exchange financial assets and liabilities with another entity. एक्सचेंज करना है फाइनेंशियल असेट या लायबिलिटी सामने वाली एंट्री से, लेकिन ये क्या है? ये एक ऑब्लिगेशन है. हो सकता है आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी आपको किसी को देनी है, तो आपको देना है, दैट इज योर ऑब्लिगेशन. तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल असेट एक्सचेंज करना है किसी दूसरी अनदर एंटिटी से, तो भी आपकी ये ऑब्लिगेशन हो गई, लायबिलिटी होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी. सर आपको सामने वाले को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो देने हैं, लेकिन हो सकता है वो वेरिएबल इन नंबर हो. इसको मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट यहां पे ये छुड़ाया, वैसे ही मैंने आपको एक पॉइंट ये छुड़ा दिया है. ठीक है, ये अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे. हाँ, मैंने इसलिए तो बोला इसको एक्सप्लेन अभी मैं आगे करूंगा जब आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से ब्रॉड बेस पे आ जाएगा. हाँ, ये तीन समझ में आए. तो देखो कितने पॉइंट अपन ने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए. सातों पॉइंट्स में कहीं कोई दिक्कत? तो अब अपन, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओगे कि वो क्या है, असेट है या लायबिलिटी है. चलो मैं लिख रहा हूं और आप मुझे बताते जाओगे. ट्रेड पेबल क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी. ट्रेड पेबल, फाइनेंशियल लायबिलिटी. आप ये मान लो, इशू ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स. इशू ऑफ ओन इक्विटी शेयर, ये क्या है? आपने इशू किए खुद के इक्विटी शेयर्स, आपके लिए इक्विटी हुई ना भाई. ये आया कि नहीं? वेरी गुड सुमित, वेरी गुड शाहरुख. व्हाट अबाउट अदर्स? चलो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी सर कैसे? और प्रेफरेंस शेयर है, पहली बात तो पहले से ही इक्विटी है, ऊपर से कन्वर्ट होने के बाद भी इक्विटी शेयर्स में ही जा रहा है. इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स.
क्यों सर? हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। वेरी गुड। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आप पहचान मतलब इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गई चीजें। चलो और करते हैं, क्योंकि आईसीआई की दो तीन बार एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस भी आए, आपको आइडेंटिफाई करने को दे दिया। अब बताओ ये भी नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब। चलो सिक्स्थ पॉइंट लिखते चल रहे हैं अपन तो। पीपी क्या है? क्या है ये? इन्वेंट्री क्या है? पीपीई कहीं नहीं आ रहा। नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, नीदर अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, नथिंग, नॉट इवन कवर्ड। इन्वेंट्री नॉट इवन कवर्ड। ट्रेड रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट इन अडानी एंटरप्राइजेस। इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट इन क्या? अडानी इंटरप्राइजेस में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनेंशियल असेट। इनकम टैक्स, गेट बंद कर। रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड। It's not even an instrument. It's not a contractual obligation or contractual right. Not even covered. Okay. 11th. Issue of own equity shares. Very good, Harsh. Very good, Shiny. Issue of own equity shares क्या होगा सर? ये इक्विटी हो जाएगा। डिवेंचर इशू, ध्यान से समझना। डिवेंचर इशू आपका जो रिडम्पशन है उसमें आपने पेमेंट लेने का सोचा है। हाँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी, कैश बेसिस। ठीक है। 13। हम्म, अ, 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 आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम्म, आउटस्टैंडिंग सैलरी जल्दी। आई एम वेटिंग। सब आंसर सही आ रहे हैं आप लोगों के। आउटस्टैंडिंग सैलरी कवर होगी कि नहीं होगी जल्दी बताओ। नहीं होगी, क्यों? क्यों नहीं होगी? सोच लो एक बार। फ्यूचर में मिलने वाली है सैलरी, कैश डिलीवर करेगा सामने वाला या बैंक डिलीवर करेगा? नहीं, बट स्टिल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्स। अभी अपन ने इंडेस 19 पढ़ा ही नहीं ना। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है भाई साहब। ऑब्लिगेशन तो है ही ना, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ये।
इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड्स। पक्का? और बताओ। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। एसोसिएट या जॉइंट वेंचर? जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट किया सब्सिडरी में, एसोसिएट में, जॉइंट वेंचर में। बैठ रहे? फाइनेंशियल एसेट कैसे हुआ यार? अभी मैंने बीच में बोला भी था, याद करो, तुमको बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे पढ़ाया भी था कि अगर सब्सिडरी बन गई तो इंड एस 110 बन जाए, लग जाएगा। इट्स नॉट इवन कवर्ड, नॉट कवर्ड। सर वाई? सर ये देखो, अगर ये आ गया सब्सिडरी के केस में लगेगा 110, एसोसिएट के केस में 28, ज्वाइंट वेंचर के केस में 111। अरे याद आया कि नहीं? कंसोलिडेशन पढ़ चुके हैं अपन, बिजनेस कॉम्बिनेशन भी पढ़ा है। और सब्सिडरी के केस में इनिशियल रिकॉग्निशन कौन करेगा? 103। यस और नो? ये एक बार लिख लो, सारे सारे के सारे लिख लो। लिखना है, ये एग्जाम में आते हैं, ये टाइम पास नहीं चल रहा था यहां पे। लिखना है, सिर्फ आंसर ही दे रहे हैं बैठ के भाई साहब। हाँ। लिख लिया? लो जल्दी लिखो। अब तुमने नहीं लिखा, अब तुम रहने दो। बाकी लोग, बाकी आप लोगों ने लिख लिया? पीडीएफ एक्सपेक्ट मत करना 3 दिन से पहले। जिसने नहीं लिखा तो वो सोच ले कि उसको अब कैसे लिखना है। जल्दी लिख, देख ले। डन? ओके सर, नया पॉइंट 16, गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड आपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आपको देना है, मान लो, या परचेज किया। चलो जल्दी बताओ, मुझे क्या बताओ, तुम बताओ। गोल्ड, अच्छा लिख रहे हैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले गोल्ड बताओ। गोल्ड का बताओ, गोल्ड का भाव नहीं बताना भाई, सोच समझ के आंसर देना गोल्ड के लिए। हम्म। क्या गोल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है? क्या गोल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है? आई एम जस्ट आस्किंग। इट्स नॉट इवन कवर्ड हेयर, it's not even having contractual right. How can you decide कि it will be a financial asset or liability? अरे यार ये तो गप्पा खा गए अपन, और यही तो होता है। सर, बिल रिसीवेबल,
बताओ। चलो शाहरुख तुम ही बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? पहले से पे कर दिया और बाद में सर्विस ले रहे हो। करंट एसेट में आएगा क्या सर? गोल्ड करंट एसेट में कब से आने लगा भाई? हाँ मेरे को ये तो बता दे भाई शाहरुख, अपन ने इतनी वो देखा गोल्ड कौन सी बैलेंस शीट में आया है, देखा है अपन ने कौन सी कंपनी की करंट एसेट में वो भी? अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस मुझे बताओ बाकी बच्चे। शाइनी, शुभम, शबनम, पीयूष, हर्ष, श्रेयसी, सुमित, सारिका। प्रीपेड एक्सपेंस आ रहा है फाइनेंशियल एसेट सर, क्यों सर? राइट है, राइट है, यस। राइट टू रिसीव द कैश नहीं है, बट राइट टू रिसीव द सर्विस तो है ना। अच्छा अपन ने लिखा था, ऊपर कहीं लिखा था क्या? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं अगर अपने पास, मान लो वी हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, लोन टेकन, हाँ लोन टेकन, इनकम टैक्स पेबल, ट्रेड पेबल तो हो गया अपना, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, प्रोविजंस, बताओ इन सब का बता दो। लोन टेकन क्या था? इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल, जल्दी बताओ, इनकम टैक्स पेबल बताओ। ओके, प्रेफरेंस शेयर इशूड, बेटा प्रेफरेंस शेयर इशूड है, आगे जाके रिडीम होंगे, और आगे जाके जब रिडीम होंगे तो मुझे एक बात बताना, जब आगे जाके रिडीम हो रहे हैं तो क्या होगा? लेकिन लेकिन मान लो कन्वर्टेबल वाला ऑप्शन नहीं दिया तो सर, यहां तो आपने लिखा ही नहीं ना, तो हम तो ये मानेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी है। यहां आपने कुछ लिखा ही नहीं, आपने ऊपर एक जगह लिखा था कहीं कन्वर्टेबल, उसको अपन ने इक्विटी मान लिया था। अरे यस और नो, तो ये नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर इशू हुए। अच्छा प्रोविजन, प्रोविजंस, अरे चाचा इसका इंड एस 37 दिया हुआ है, नॉट इवन कवर्ड इन द स्कोप। अपन ने कल ही बैलेंस शीट में देखा था एस 29 भी था, कहाँ हाईलाइट किया था? हाँ, कहाँ है प्रोविजन हाईलाइट? कहाँ है प्रोविजन हाईलाइट? बचे नहीं बोले, तूने बोला हाईलाइट भी करा था, है ना। आईसीआई की सिकासा मेंबर्स का दिमाग खराब हो रहा है। अपन ने करीबन कितने 23 कर लिए, शुभ नंबर कितना होता है? 25। दो तीन ट्रांजेक्शन और सोच लूं मैं? हाँ यार, रुको, डिवेंचर इशू, हाँ उतने कर लेते हैं जितनी मेरी उम्र है, वाह। डिवेंचर इशू कितना? भाई डिवेंचर इशू है तो ऑब्वियसली बाद में कन्वर्जन का ऑप्शन मिलेगा या फिर नॉर्मल रिडीम होगा। अब यहां कुछ लिखा है क्या? सिंपल। और बताओ।
लास्ट ऑप्शन बताओ, और कुछ इसमें कोई दिक्कत यहां तक में? एक चीज, प्रीपेड एक्सपेंस वी विल रिसीव गुड्स एंड सर्विस। अब बताओ, दिमाग खराब हो जाएगा अब। और एक और लास्ट, मेरी उम्र के हिसाब से, एडवांस इनकम, एक मिनट, एडवांस इनकम तो हो गया ना? हाँ, अब आप सोच के बताओ जल्दी, ये जो मैंने लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस, कोई लोग बोल रहे हैं नॉट कवर्ड, शाहरुख बोल रहा है नॉट कवर्ड, श्रेयशी बोल रही है फाइनेंशियल असेट। भाई साहब ध्यान से देखो, गुड्स एंड सर्विस रिसीव हो रहे हैं, कैश रिसीव ही नहीं हो रही। अरे यार, एक शब्द की वजह से आंसर गलत हो गया। यस, यहां तक में कोई समस्या? चलो ये एग्जांपल लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी से लिखो। एफडी डिपॉजिट, मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है एफडी डिपॉजिट, कहां पे आनी चाहिए? ऑब्वियसली फाइनेंशियल एसेट। चलिए अब कुछ नोट्स लिख लेते हैं। यहां तक का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया, मतलब इंड एस 32 पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया। चलिए एक नोट लिख लो, देखो अपना ये आ गया था।
प्रेफरेंस शेयर्स, हेडिंग डालना, प्रेफरेंस शेयर्स स्लैश डिबेंचर्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स में क्या होगा, ये बहुत बार कंफ्यूज करेंगे आपको, स्पेशली जब 109 आ जाएगा ना तो बहुत कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ये नोट यहीं पे बनवा दे रहा हूं मैं इनिशियली कि एक चार्ट ऐसा बनाना आप। सर या तो ये क्या होगा, कन्वर्टेबल, दोनों प्रेफरेंस, हेलो, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे, कन्वर्टेबल, डिवेंचर्स कन्वर्टेबल हो सकते हैं सर, या तो ये रिडीमेबल होंगे और या तो ऑप्शन। सर अगर ये क्या है, कन्वर्टेबल है, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी, ऑलवेज इक्विटी, यस और नो, हमने अभी ऊपर एग्जांपल में भी किया। और रिडीमेबल है तो सर इट विल बी फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर सर ऑप्शन, तो अब ऑप्शन में ना पहली चीज ये देखना आप, हाँ बट वो ऑप्शन है किसके पास में, ठीक है। तो सर पहला ऑप्शन, ऑप्शन विथ इन द हैंड्स ऑफ, ऑप्शन विथ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसको आपने इशू करे हैं, ठीक है। ऑप्शन विथ ईश्वर, ईश्वर नहीं, ये समझ में आया कि नहीं बेटा, ये पक्का समझ में आया, अरे यस और नो। चलो अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है, ऑप्शन विद द होल्डर, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कौन होगा सर, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं या डिवेंचर इशू करे हैं, तो अगर उसके हाथ में ऑप्शन है तो मेरे लिए तो क्या हो गया, जल्दी बताओ। मैंने क्या किया, इशू कर दिए, या तो मैंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर को इशू किया या डिवेंचर को इशू किया, ध्यान से समझना। अब मैंने प्रेफरेंस शेयर किया या क्या किया, डिवेंचर इशू, और ऑप्शन दे दिया सामने वाले को कि भाई साहब तेरी मर्जी है, तो मुझे, मैं तो अपनी ऑब्लिगेशन छोड़ नहीं सकता ना अब, तो मेरे लिए तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन सामने वाले के हाथ में है, मैंने इशू करे हैं तो सामने वाले के हाथ में ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। और ऑप्शन विद द इशूअर है, इशूअर मतलब मैंने इशू करे हैं और मेरे ही हाथ में ऑप्शन है, और कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है कि इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ हुम, ईश्वर, सुमित, सारिका, शाहरुख, शाइनी, पीयूष, शबनम जी, ये बात मेरी समझ में आ रही है अभी तक, श्रेयसी, हर्ष। तो यहां पे ना तीन ऑप्शन आएंगे हैं, अगर ऑप्शन विद इशूअर है तो तीन चीजें होंगी, चलो वो भी दिखा देता हूं। यार ये चार्ट बनवा रिया है आदमी, ये पागल हो गया है क्या, हाँ ऐसे ही है। नाउ
यहां लिख लेना, क्लासिफिकेशन will depend on intention. इंटेंशन किसकी? ईश्वर की। और इंटेंशन क्या है? टू पे कैश, टू पे वाई इक्विटी शेयर्स। फर्दर intention changed. ठीक है, फर्दर इंटेंशन अगर चेंज हो गई तो क्या होगा? तो तीन ऑप्शन, क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगी इंटेंशन पे। इंटेंशन किसके? मैंने डिवेंचर्स इशू करे, मैंने प्रेफरेंशियल इशू करे, तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैंने दे दिया कैश, तो कैश दिया तो फिर क्या हो जाएगा? सर इट विल ऑलवेज बी फाइनेंशियल लायबिलिटी, नॉट ए पॉइंट। सर इक्विटी शेयर इशू करे तो इक्विटी। सर इंटेंशन पहले मेरा कैश देने का था, अभी चेंज हो गया, तो अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ रीक्लासिफिकेशन। नहीं है ये बात समझ में? अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ सर अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? सर अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्लासिफिकेशन का मतलब यह हुआ कि पहले आपकी इंटेंशन थी कैश पे करने की, अभी इंटेंशन क्या हो गई? अभी इंटेंशन क्या हो गई? सर इंटेंशन चेंज होके इक्विटी शेयर देने की हो गई। तो पहले आपने किसी को फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करके रखा था, अब उसको आप इक्विटी में बदल दो, और अगर आपने इक्विटी बदल के रखा था तो फिर लायबिलिटी में बदल दो। इज दैट क्लियर? इजी पीजी। ये क्वाइट इजीली आपको इंड एस 32 की बिगनिंग समझ में आई। तो आज थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ाई अपने इंडेस की, और अपन ने इंडेस 32 में मेजर 3 डेफिनेशंस कवर करने की कोशिश करी। दैट विल बी सर, पहली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जल्दी से, कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी सेटल्ड इन कैश। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? या तो फ्यूचर का होगा तो इट विल बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब डेरिवेटिव अकाउंटिंग। और अगर कॉन्ट्रैक्ट आज के बारे में बात कर रहा है तो फिर इट विल बी नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सेटल्ड इन कैश का मतलब, सेटल्ड इन कैश या तो फाइनेंशियल एसेट होगा, या लायबिलिटी होगी, या इक्विटी होगी। सर लायबिलिटी कब होगी? जब आपको क्या करना है? फिक्स्ड अमाउंट नहीं देना है, वेरिएबल कंसिडरेशन पे करना है। और जब आपको अमाउंट फिक्स पे करना है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, नेट एसेट के फॉर्म में पे करना है तो इक्विटी, और फिक्स अमाउंट पे करना है तो लायबिलिटी। अब फिक्स्ड अमाउंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स नहीं है, और अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फिक्स है तो इसका मतलब फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, फिर इट विल बी इक्विटी। सर इक्विटी किसके बेसिस पे डिसाइड होती है? सर ये रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है नेट एसेट इन दी ऑफ द कंपनी। फिर हमने देखा, अच्छा ई भी लिख लो इसमें, अदर इंड एस गिवन 1102811 ओके। चलिए, तो ये बात यहां तक समझ में आई। मुझे बताओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मजा आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा इजी लग रहा है? आप कर पाओगे कि नहीं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। मजा आ रहा है? चलो ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय।